हेलो एवरीवन। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 34 पढ़ेंगे और बेसिकली इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ आरबीआई। थोड़ा सा रिकैप करते हैं। लेक्चर नंबर 33 में मैंने आपको इंडिया के इकोनॉमिक पॉलिसी का एक ओवरव्यू दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी होती है उसके दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है मॉनेटरी पॉलिसी, दूसरा पार्ट होता है फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी को आरबीआई बनाती है और मॉनेटरी पॉलिसी के तहत आरबीआई इंडियन इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। कंट्रोल करना या फिर रेगुलेट करना। अब रेगुलेट या कंट्रोल से मेरा मतलब है कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके हमारी इकोनॉमी में या तो मनी सप्लाई को बढ़ा सकती है या मनी सप्लाई को घटा सकती है। तो और फिर हमने ये भी समझा था कि मॉनेटरी पॉलिसी के क्या फीचर्स होते हैं, उनके क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी। फिर फिस्कल पॉलिसी। तो आज के लेक्चर में वन बाय वन जितने भी मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट हैं इनको हम समझेंगे डिटेल में। सो लेट्स बिगिन। तो थोड़ा सा और मैं आपको इसका आइडिया देता हूँ। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अगर हम आरबीआई की बात करें तो इनके मॉनेटरी पॉलिसी के दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं। पहला तो होता है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। ओके, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। और दूसरा होता है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। अगर क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो इनके क्या एग्जाम्पल होंगे? इनके एग्जाम्पल हैं CRR, SLR। ओके, CRR, SLR। देन व्हाट वी हैव? CRR, SLR के अलावा वी हैव बैंक रेट, देन रेपो रेट। इसी रेपो रेट को हम क्या बोलते हैं? पॉलिसी रेट। रेपो रेट के अलावा वी हैव रिवर्स रेपो रेट। ओके, और रिवर्स रेपो रेट के अलावा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। और द लास्ट वन इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब आप देखिए कि मैंने इनको अलग अलग कलर में लिखा है, उसके पीछे ऑब्जेक्टिव है। देखिए, जो CRR, SLR हैं इनको हम बोलते हैं रिजर्व रेशियो। ठीक है। और ये जो बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी हैं, ये बेसिकली क्या हैं? इंटरेस्ट रेट्स हैं। दीज आर इंटरेस्ट रेट्स। ठीक है। तो ये क्या इंटरेस्ट रेट है? यानी कि जो भी हमारे देश में बैंक्स हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉमर्शियल बैंक, वो जब भी आरबीआई से लोन लेती हैं तो उनको लोन पे जो इंटरेस्ट पड़ता है वो ये इंटरेस्ट रेट है। ओके, सो बैंक रेट, रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी आर द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच बैंक्स टेक लोन्स फ्रॉम आरबीआई। जबकि रिवर्स रेपो रेट कैसे काम करता है कि आरबीआई जब बैंकों से लोन लेता है, यानी आरबीआई करता क्या है कि जब आरबीआई बैंकों का पैसा अपने पास रखता है, यानी कि आरबीआई जब इकोनॉमी से मनी सक आउट करता है, या आप ये कह लीजिए जब आरबीआई लोन लेता है बैंकों से, तो जो बैंकों को रेट ऑफ इंटरेस्ट एज ए रिटर्न जो मिलता है वो रिवर्स रेपो रेट होता है। तो बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और MSF ये इंटरेस्ट रेट हैं। फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है?
तो ये एक बिडिंग सिस्टम है जिसके तहत क्या होता है कि आरबीआई जो है फाइनेंशियल मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को फ्लोट करती है। फाइनेंशियल मार्केट का मेरा मतलब है जो भी हमारे बैंक्स हैं, ओके, और जो भी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, या फिर जो बड़ी कॉरपोरेट कंपनीज़ हैं। तो जो भी बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटी की सबसे ज़्यादा प्राइस कोट करता है, ठीक है, उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच दी जाती है। तो जिस प्राइस पे बिकती है या जो हाईएस्ट बिड प्राइस है उसको हम बोलते हैं बॉन्ड प्राइस, यानी उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी की वो बॉन्ड प्राइस होगी। और देखिए जो भी बैंक उसे उस बॉन्ड प्राइस पे ख़रीद रहा है उसको क्या रिटर्न मिलेगा, तो उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे जो अमाउंट लिखा है विच द बैंक विल रिसीव एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, तो उस अमाउंट और बॉन्ड प्राइस के बीच जो गैप है उसी को हम उस सिक्योरिटी पे मिलने वाला उस बैंक को इंटरेस्ट या फिर बॉन्ड यील्ड कहते हैं, ठीक है। और बाकी देखिए जो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट होता है ये होता है प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग। मैंने आपको लेक्चर नंबर 33 में बताया था कि प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग इसके तहत आरबीआई इकोनॉमी के इस कुछ जो प्रियोरिटी सेक्टर्स हैं या जो 7 सेक्टर्स हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, एजुकेशन हो गया, हाउसिंग हो गया, वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ एंड एमएसएमईज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमएसएमईज। तो इनको आरबीआई लोन देने के लिए बैंकों को कंपेल करती है थ्रू पीएसएल, बिकॉज पीएसएल गाइडलाइन के अंतर्गत हमारे देश में जो भी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स हैं, वेदर दे आर प्राइवेट और गवर्नमेंट, उनको अपने टोटल लेंडिंग का कम से कम 40% इन प्रियोरिटी सेक्टर में लोन देना होगा, ठीक है। तो पीएसएल के थ्रू आरबीआई इकोनॉमी के स्पेसिफिक सेक्टर में मनी सप्लाई को रेगुलेट करती है, बढ़ाने घटाने का काम करती है। मतलब ये वो एरियाज़ हैं जो प्रियोरिटी सेक्टर के मैंने जो अभी आपको एग्जांपल दिए, ये हमारे इकोनॉमी के वो एरियाज़ हैं या वो पार्ट हैं जिनको बैंक जल्दी लोन देना नहीं चाहती हैं। तो उनको लोन दिलाने के लिए आरबीआई बैंकों को कंपेल करती है थ्रू प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग गाइडलाइंस, ओके। और ये जो क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं, ये बेसिकली इस क्वांटिटेटिव मेजर से आरबीआई क्या करती है, आरबीआई रेगुलेट ओवरऑल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। सो यूजिंग द क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स आरबीआई रेगुलेट ओवरऑल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, ठीक है। अब आप एक बात और समझिए और देखिए, आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिटेल में देखेंगे वो है सीआरआर एसएलआर, इन दोनों को आज हम ख़त्म करेंगे। थोड़ा सा और बात समझिए कि देखिए आरबीआई अगर इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स की वैल्यू बढ़ा दे, ठीक है, ओके, लेट मी राइट, यहाँ इसको लिख देते हैं, इफ़, okay, I write here, if RBI increases the value of these instruments, these मतलब these quantitative instruments, if RBI increases the value of these quantitative or general instruments, these इनको क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स या जनरल इंस्ट्रूमेंट्स भी कहते हैं। तो अगर आरबीआई इनकी वैल्यू को बढ़ाती है तो इसका मतलब क्या है कि आरबीआई ने क्या अपनाया है, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एमपी मतलब मॉनेटरी पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है कि आरबीआई इकोनॉमी में मनी सप्लाई को रिड्यूस कर देती है।
तो देखिए अगर CRR, SLR, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MSF अगर इनकी वैल्यू बढ़ जाती है तो इकॉनमी में मनी सप्लाई कम हो जाता है। वो कैसे होता है हम समझेंगे। और जब भी RBI इनकी वैल्यू बढ़ाती है तो RBI ने कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाया है, राइट। और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी के पीछे जो RBI की ऑब्जेक्टिव होती है वो ये होती है टू रिड्यूस द इन्फ्लेशन लेवल इन द इकोनॉमी, टू रिड्यूस द इन्फ्लेशन लेवल इन इकोनॉमी। वहीं पे अगर इसका उल्टा हम सीधे बात करें, अगर हम इसके अपोजिट बात करें, यानी कि व्हेन वी से कि अगर RBI, ओके लेट मी स्क्रॉल इट डाउन, ओके साथ ही साथ देखिए इफ RBI reduces the value of above instruments, ठीक है। अगर RBI जो भी CRR, SLR हैं, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो, MSF अगर इनकी वैल्यू रिड्यूस करता है तो इससे क्या होता है, इसको बोलते हैं, तो अगर RBI इन रेट्स को कम करता है यानी कि उस मॉनेटरी पॉलिसी को बोलते हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ RBI, यानी कि इस मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत RBI इकॉनमी में मनी सप्लाई को बढ़ा देती है। बिकॉज जब भी इन इंस्ट्रूमेंट्स की वैल्यू कम होगी बैंकों की लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, और इकॉनमी में अगर RBI ने मनी सप्लाई को बढ़ाया है थ्रू एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है टू बूस्ट द इकॉनमी, टू बूस्ट इकॉनमी फ्रॉम रिसेशन स्लो डाउन, ठीक है। तो अगर इकॉनमी में रिसेशन है या प्रोडक्शन गिर रहा है या स्लो डाउन है तो उन परिस्थितियों में इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए, इकोनॉमिक जो भी स्लो डाउन है उसके रिकवरी के लिए RBI मॉनेटरी सप्लाई को बढ़ा देती है। तो ये तो बेसिक्स बातें हो गई। अब लेट्स अंडरस्टैंड एवरी मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स वन बाय वन। तो सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है CRR। इसको हम क्या बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। CRR को हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, लेट मी राइट इट। It is the percentage of total public deposits, okay, that is NDTL. It is the percentage of total public deposit which banks have to keep with RBI, in cash at any point of time। अब इस डेफिनेशन का मतलब समझिए। ये डेफिनेशन ये कह रहा है कि CRR जो है इट इज़ ए, जो भी हमारा कैश रिजर्व रेशियो है, ये इट इज़ द परसेंटेज ऑफ टोटल पब्लिक डिपॉजिट विच बैंक्स हैव टू कीप विद RBI इन कैश एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कि देखिए हमारे देश में जो भी
कॉमर्शियल बैंक्स हैं, प्राइवेट या गवर्नमेंट, ठीक है, उनके पास जो भी टोटल पब्लिक डिपॉजिट होता है, ठीक है, उसको हम NDTL बोलते हैं, दैट इज़ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी ऑफ बैंक। NDTL क्या होता है, इसको मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल में समझा रखा है। अब देखिए, तो किसी भी बैंक के पास जो भी टोटल पब्लिक डिपॉजिट है, उस टोटल पब्लिक डिपॉजिट का 4% कैश के फॉर्म में बैंक को RBI के पास हर वक्त जमा रखना पड़ता है, ठीक है। यानी कि बैंक जो भी हमारे देश में जितने भी शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, वेदर दे आर प्राइवेट और गवर्नमेंट, उन बैंकों में RBI का अकाउंट होता है, या आप ये कह लीजिए कि ये बैंक RBI के साथ अकाउंट मेंटेन करते हैं, और एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जो भी उनका टोटल पब्लिक डिपॉजिट है उसके CRR जो भी परसेंटेज है उसके बराबर का कैश RBI के वॉल्ट में रखते हैं। ओके, तो हर बैंक के अंदर RBI की वॉल्ट होती है, उसमें RBI के पास ये CRR कैश में जमा होता है, राइट। तो अब समझते हैं कि आज की डेट में CRR की वैल्यू क्या है। तो अगर अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें, एज ऑफ जून 6 जून 2023 के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, और अभी भी यही है डेटा। ओके, दिस इज़ 4.5%, 4.5%, यानी जो हमारा CRR है वो कितना है, 4.5%। यानी कि हर बैंक को अपने टोटल पब्लिक डिपॉजिट का 4.5% RBI के पास कैश में रखना होगा, या RBI के अकाउंट या वॉल्ट में कैश के फॉर्म में रखना होगा। अब एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बैंक A है, लेट सपोज देयर इज ए बैंक A, इस बैंक के पास जो टोटल पब्लिक डिपॉजिट या NDTL है ये कितना है, 100 करोड़ का है, और अगर CRR 4.5% है तो इसका अगर हम 4.5% की बात करें तो कितना हो जाएगा, 4.5 करोड़ रुपए, ठीक है, 4.5 करोड़ रुपए। अब ये 4.5 करोड़ रुपए कैश में इस बैंक A को रखना होगा किसके पास, RBI के पास, ठीक है। तो जो भी CRR होता है, कैश रिजर्व रेशियो, उसके जितना भी वो परसेंट होता है उतना परसेंट टोटल पब्लिक डिपॉजिट का कैश में RBI के पास बैंक को रखना होता है। अब आप बात समझिए कि ये जो CRR है, अब कुछ फैक्ट्स समझते हैं। अगर हम अकॉर्डिंग टू RBI एक्ट 1934, अगर हम RBI एक्ट 1934 की बात करें तो RBI एक्ट 1934 के हिसाब से क्या था कि जो RBI है, RBI इज empowered टू फिक्स द CRR इन द रेंज 3% to 15%। ओके, यानी RBI एक्ट 1934 के तहत RBI के पास ये पावर था कि वो बैंकों के लिए CRR 3 से 15% तक फिक्स कर सकता है, यानी मिनिमम 3%, मैक्सिमम 15%। बट होता क्या है कि दिस कंडीशन वाज अमेंडेड इन 2006, बट दिस कंडीशन was amended in 2006. From 2006 onward, RBI is empowered, ठीक है, RBI के पास ये ताकत, RBI is empowered to fix CRR in the range of 0 to 100%, ठीक है। यानी कि 2006 के बाद से RBI के पास ये पावर है कि वो CRR को 100% भी कर सकती है, राइट। अब सवाल ये आता है कि CRR से बैंकों पे क्या फ़र्क पड़ता है, या फिर
उसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि आरबीआई सीआरआर की कंडीशन रखता क्यों है। ठीक है, तो हम ये समझेंगे कि ये जो भी कैश रिजर्व रेशियो है इसको रखने के पीछे आरबीआई का क्या ऑब्जेक्टिव होता है। तो वो है टू प्रोटेक्ट द फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ इंडिया, इंडिया के फाइनेंशियल सेक्टर को प्रोटेक्ट करना, या फिर आप इसको कह सकते हैं टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स और टू सेव द बैंक्स फ्रॉम bankruptcy ड्यूरिंग फाइनेंशियल क्राइसिस। ठीक है, तो सीआरआर का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि बैंकों को डिफ़ॉल्ट करने से बचाया जाए। ठीक है, देखिए बैंकों में जो पैसा जमा है वो पब्लिक का पैसा है, राइट। और जो भी पब्लिक का पैसा होता है बैंक में वो बैंक के लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि बैंक को उस पैसे पे इंटरेस्ट देना है। तो बैंक, अगर बैंक के पास कुछ एसेट होगा जिस पे वो कमाएगा तभी तो वो पब्लिक को इंटरेस्ट पास ऑन करेगा और अपनी प्रॉफिट और अपना ऑपरेटिंग कॉस्ट ये सब निकालेगा। तो बैंक पब्लिक से डिपॉजिट लेते हैं जो कि बैंक पे लाइबिलिटी है, जो कि उन्हें पे करना होगा विद इंटरेस्ट। तो बैंक उन डिपॉजिट्स को लोन में कन्वर्ट करती है। ठीक है, उन डिपॉजिट्स का लोन देती है और लोन पे हायर इंटरेस्ट चार्ज करती है, और फिर जो भी इनकम होता है वहाँ से अपना ऑपरेटिंग कॉस्ट और जो भी इंटरेस्ट देना है डिपॉजिटर्स को सब देने के बाद जो कुछ बचता है बैंक का प्रॉफिट है। अब सवाल यह है कि अगर सीआरआर ना हो, अगर आरबीआई सीआरआर नहीं रखती तो बैंक, अगर मान लीजिए सीआरआर एसएलआर दोनों नहीं है तो बैंकों के पास अगर मान लीजिए 100 करोड़ का डिपॉजिट है तो वो 95 करोड़ लोन दे देंगे। अगर बैंक ऐसा कर देती है, मान लीजिए वो 5-6 करोड़ का ही अपने पास कैश या फिर लिक्विड एसेट रखते हैं, और अगर देश में मान लीजिए कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आती है या मान लीजिए इकोनॉमिक स्लोडाउन या रिसेशन जैसी सिचुएशन आती है जब बैंकों का इंटरेस्ट रेट गिरता है, या जब लोग अपनी स्पेंडिंग कम कर देते हैं, ठीक है, या फिर मान लीजिए कि किसी फाइनेंशियल क्राइसिस या रिसेशन के दौरान ढेर सारे लोगों ने अपनी जॉब खो दी, वो बैंक में एक साथ पहुंच गए अपना पैसा निकालने। तो बैंक के पास तो देखिए, बैंक वो जो 100 करोड़ हैं वो बैंक से इकॉनमी में लोन के फॉर्म में चले गए। अब वो पैसा लोन में लॉक्ड है। अगर ढेर सारे डिपॉजिटर एक साथ बैंक के पास चले जाए अपना पैसा लेने तो बैंक उनको पैसा वापस नहीं कर सकती, उनके डिमांड या टाइम लाइबिलिटी को पूरा नहीं कर सकती, स्पेशली डिमांड लाइबिलिटी। ठीक है, तो अगर बैंक ढेर सारे लोगों का एक साथ डिमांड लाइबिलिटी नहीं पूरा कर पाएगी तो वो दूसरे बैंकों से लोन लेगी। लेकिन मान लीजिए पूरे देश में ही फाइनेंशियल क्राइसिस है तो सारे बैंकों की हालत यही होगी कि जो भी उनके डिपॉजिटर्स हैं बैंकों के पास जाकर अपना पैसा जो भी उनका विड्रॉल है वो करेंगे। तो फिर सारी बैंकें फंस जाएंगी, कोई एक दूसरे को लोन नहीं दे पाएगा। फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा, अगर कोई बैंक लोगों अपने डिपॉजिटर्स की विड्रॉवल डिमांड अगर नहीं पूरा कर पाएगा तो वो बैंक अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर देगा। फिर होगा क्या कि फिर या तो गवर्नमेंट उस बैंक को बेल आउट करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है या तो फिर मान लीजिए वो बैंक इंसॉल्वेंट की जाएगी। ठीक है, जो भी उसके जो भी एसेट्स हैं उससे जो भी उसके डिपॉजिटर्स हैं उनको पैसा वापस किया जाएगा, जो भी पैसा वापस हो सकता है। तो मेरे कहने का मतलब है
कि CRR एक सेफ विंडो है। अगर मान लीजिए फाइनेंशियल क्राइसिस आती है, ढेर सारे लोग बैंक में पहुंच जाते हैं और बैंक के पास जो SLR के फॉर्म में जो लिक्विड एसेट है, अगर ये एग्जॉस्ट हो जाती है तो एक दूसरा सेफ विंडो होता है, वो है CRR का। यानी CRR से बैंक अपनी विड्रॉल डिमांड को लंबे समय तक पूरा कर सकती है या बहुत बड़े डिमांड तक को भी पूरा कर सकती है। और साथ ही साथ ये बैंकों को काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करता है, राइट। तो जो बैंक्रप्सी की सिचुएशन है इसको बहुत हद तक ये टाल देता है, अवॉइड कर देता है। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है CRR का वो होता है टू प्रोटेक्ट द फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, या फिर ये कह ले बैंकों में जिनका पैसा है उनके इंटरेस्ट को, उनके मनी, उनके डिपॉजिट्स को प्रोटेक्ट करना, और या फिर टू सेव द बैंक फ्रॉम बैंक्रप्सी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल क्राइसिस। ये तो मेन ऑब्जेक्टिव हो गया। अब CRR का देखिए दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है। आपको मैंने ये पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, आई थिंक 2 या 3 लेक्चर से मैं पढ़ा रहा हूँ कि जो मनी सप्लाई होता है ये होता है जो हमारा बेस मनी M0 है इनटू मनी मल्टीप्लायर, और इस फॉर्मूले में जो हमारा मनी मल्टीप्लायर है ये 1/R के बराबर होता है। इस R को हम रिजर्व रेशियो कहते हैं और इस R की वैल्यू किसके बराबर होती है, CRR प्लस SLR के बराबर। अब आप देखिए, अगर बैंक, अब हम देखते हैं कि इफ़ RBI ने CRR की वैल्यू बढ़ा दिया तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। लेट्स अंडरस्टैंड। इफ़ RBI इंक्रीजेज CRR, अगर RBI CRR को बढ़ा देगा तो क्या होगा, मनी मल्टीप्लायर में ये जो मनी मल्टीप्लायर है इसमें ये जो R है, अगर CRR बढ़ेगा तो ये R की वैल्यू बढ़ेगी। अगर R की वैल्यू बढ़ेगी इसका मतलब है कि मनी मल्टीप्लायर कम हो जाएगा, और अगर मनी मल्टीप्लायर कम होता है तो मनी सप्लाई क्या है, बेस मनी इंटू मनी मल्टीप्लायर। तो अगर मनी मल्टीप्लायर कम होता है तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा, यानी इकोनॉमी में मनी सप्लाई जो है वो क्या हो जाएगी, वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो अगर RBI ने CRR बढ़ा दिया तो CRR बढ़ने से रिजर्व रेशियो यानी R की वैल्यू बढ़ जाती है, यानी मनी मल्टीप्लायर कम हो जाएगी तो मनी सप्लाई। और ये मनी मल्टीप्लायर था क्या, क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ बैंक, क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ बैंक्स। और देखिए जो भी बेस मनी है, इस बेस मनी से जो भी मनी सप्लाई बन रहा है, ठीक है, आप ये भी समझ सकते हैं कि बेस मनी तो वो सारा पैसा है जो RBI ने बैंकों के थ्रू इकोनॉमी में इशू किया है। तो ये तो M0 तो बेस मनी हो गया जो RBI ने आज तक बैंकों के थ्रू इकोनॉमी में इशू किया, लेकिन इस M0 की वजह से मनी सप्लाई बनती कैसे है, तो वो बैंकों की लेंडिंग कैपेसिटी की वजह से बनती है। और जो बैंकों की लेंडिंग कैपेसिटी या क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी होती है वो यही मनी मल्टीप्लायर, और इसको मैंने डिटेल में समझाया था। तो जब भी CRR बढ़ता है तो बैंकों की लेंडिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है, दैट इज मनी मल्टीप्लायर, मनी सप्लाई कम होता है। और इसका दूसरा एस्पेक्ट भी समझिए, ऐसे भी इसको समझिए कि इफ़ RBI इंक्रीजेज CRR, अगर RBI CRR बढ़ाती है तो इससे क्या है कि बैंक्स के पास फंड की जो अवेलेबिलिटी है, फंड की अवेलेबिलिटी वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। अगर RBI CRR बढ़ाता है तो जितना भी परसेंट CRR होगा उतना परसेंट पब्लिक डिपॉजिट तो RBI के वॉल्ट में चला जाएगा, ठीक है, उसको तो बैंक टच नहीं कर सकती। और जितना भी पब्लिक डिपॉजिट बैंक में रहेगा उसके CRR परसेंट के बराबर हमेशा उसे कैश में RBI के पास रखना है। तो जो बैंक के पास अवेलेबल फंड होगा वो कम हो जाएगा। तो जब भी बैंक के पास अवेलेबल फंड कम होता है, और अभी मैं SLR पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि SLR
जितना परसेंट होता है उतना परसेंट और फंड लॉक हो जाता है, बिकॉज वो बैंक को अपने पास लिक्विड एसेट में रखना होता है। तो फिर सीआरआर बढ़ने से बैंक की जो अवेलेबल फंड है वो कम हो जाती है। अगर बैंक के पास कम फंड है लोन देने के लिए, तो बैंक करती क्या है कि अपने लोन पे जो भी इंटरेस्ट रेट चार्ज करती हैं वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती हैं। और जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो जो भी बोरोवर है, बोरोवर्स जो हैं इनकी लोन लेने की विलिंगनेस कम हो जाती है। तो बोरोवर्स की हम कह सकते हैं कि जो बोरोइंग है, बोरोइंग कैपेसिटी या बोरोइंग कम हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि देखिए, सीआरआर का मेन ऑब्जेक्टिव है बैंकों को बैंकरप्ट होने से बचाना ड्यूरिंग फाइनेंशियल क्राइसिस, और सीआरआर बढ़ाने से बैंकों की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी घटती है मनी मल्टीप्लायर के फार्मूले के हिसाब से, ठीक है। और फिर अगर क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी घटेगी तो मनी सप्लाई घटेगी, और साथ ही साथ जब भी सीआरआर बढ़ता है तो बैंकों की जो अवेलेबल फंड है वो रिड्यूस हो जाती है, जो उनके पास लेंडिंग के लिए अवेलेबल फंड है वो रिड्यूस होती है। तो अगर फंड कम है तो ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, और जब भी बैंक ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करती है तो जो भी फर्म्स हैं, यूजुअली कौन लोन लेता है, जो भी फर्म्स हैं, तो फिर उनके लिए वो लोन प्रॉफिटेबल नहीं होता, उनकी विलिंगनेस कम है। जैसे मान लीजिए कोई फर्म है, फर्म ए कोई हाई नेटवर्थ कंपनी है, अब उस कंपनी ने ये प्लान बनाया कि मुझे 2023 में अपना एक और प्लांट लगाना है, या मान लीजिए उस कंपनी डिसाइड किया कि उसको अपने 3 प्लांट लगाने हैं, उसको खुद को एक्सपैंड करना है। उसके लिए उन्होंने अपना एक बजट बनाया कि ओके वी नीड 2000 करोड़ लोन। अगर मान लीजिए आरबीआई ने सीआरआर बढ़ा दिया तो बैंकों की अवेलेबल फंड कम हो जाएगी, तो वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो जिस कंपनी ने इस साल एक्सपेंशन के बारे में सोचा है वो इस प्लान को डिले कर देंगे या इस प्लान को छोड़ देंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि ये ठीक टाइम नहीं है एक्सपेंशन का, इतने हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन लेके क्यों एक्सपेंड करना। तो फर्म्स फिर एक्सपेंड नहीं करेंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो सीआरआर बढ़ने से क्रेडिट क्रिएशन भी घटती है और बैंकों की फंड अवेलेबिलिटी भी घटती है, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है। ये दोनों के रेपोकर्सन्स क्या होते हैं, फाइनली मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सीआरआर। और इस तरह से सीआरआर से आरबीआई इकॉनमी में मनी सप्लाई को रेगुलेट करती है या बैंकों के क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी को रेगुलेट करती है। अब दूसरा इसमें जो हम समझने वाले हैं टर्म वो है एसएलआर, रिजर्व रेशियो का जो दूसरा पार्ट है वो है एसएलआर। सॉरी, एसएलआर को हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये स्टैट्यूटरी, ये मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन आप गूगल से देख लीजिएगा, बिकॉज मैं इसकी स्पेलिंग मुझे याद रहे, मुझे लिखने में इसे प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं इसको ऐसे ही प्रोनाउंस करता हूँ स्टैट्यूटरी। कुछ लोग इसको स्टैट्यूटरी भी प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। तो आप स्टैट्यूटरी बुलाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज नाउन प्रोनाउन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऑलवेज द नॉलेज एंड क्लैरिटी मैटर्स, प्रोनाउंसिएशन डज नॉट मैटर। तो अगर हम एसएलआर या फिर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो की बात करें तो लेट्स सी इसका डेफिनेशन क्या होगा। सो इट इज़ द परसेंटेज ऑफ टोटल पब्लिक डिपॉजिट, सब कुछ सेम होगा, बस इतना बदल जाएगा कि सीआरआर में बैंक को कैश के फॉर्म में आरबीआई के पास रखना पड़ रहा था, एसएलआर जितना भी परसेंट होगा उतना परसेंट टोटल पब्लिक डिपॉजिट का बैंक को अपने पास रखना होगा लिक्विड एसेट के फॉर्म में। वो लिक्विड एसेट क्या होंगे अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो फिर हम कह सकते हैं कि एसएलआर क्या है, इट इज़ द परसेंटेज ऑफ टोटल
पब्लिक डिपॉजिट्स, और टोटल पब्लिक डिपॉजिट क्या होती है, NDTL होती है, राइट। सो SLR इज द परसेंटेज ऑफ टोटल पब्लिक डिपॉजिट which banks have to keep with themselves all the time in specified या approved liquid assets। ओके, CRR में एक बात मैं मिस कर दिया, मैं आपको बता देता हूँ पहले SLR एक्सप्लेन करने से पहले। तो एक CRR में एक बहुत ज़रूरी बात यहाँ पे आप लिख लीजिए। देखिए CRR में क्या होता है कि RBI जो है CRR की जो मतलब CRR की जो अप्लीकेबिलिटी है वो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स पे हैं, ठीक है। तो जो भी 20,000 करोड़ यानी कि जो भी आप ये कह लीजिए कि जो भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं लाइक गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में, उनको CRR मेंटेन करना होता है RBI के पास। पर इस CRR नॉर्म से बाहर दो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं। पहली तो होती हैं आपकी रीजनल रूरल बैंक्स, RRBs, ओके, रीजनल रूरल बैंक्स। वेट अ सेकेंड, ओके, तो मैं कहाँ था, तो मैं बता रहा था कि ऑल राइट हम CRR देख रहे थे, तो RRB, ओके। तो मैं ये कह रहा था कि देखिए जो भी हमारे देश में शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स हैं लाइक प्राइवेट एंड गवर्नमेंट बैंक, उन पे तो CRR की कंडीशन अप्लीकेबल होती है। पर जो CRR की कंडीशन है इसके बाहर क्या आता है, तो वो आते हैं RRBs और NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, NBFIs, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और यू कैन से दैट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, NBFCs, ठीक है। तो रीजनल रूरल बैंक्स क्यों बनाए गए थे, ये बनाए गए थे फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, और ये ऐसे बैंक होती हैं जिनके पास जो कॉर्पस ऑफ फंड होता है वो बहुत बड़ा नहीं होता है। तो इनका फिर अगर इनके ऊपर CRR की अगर कंडीशन अप्लाई की जाए तो जो इनका ऑब्जेक्टिव है, जो इनकी फंक्शनिंग है, वो हैम्पर होगी। तो चूँकि RRBs क्या हैं, ये रूरल एरिया में काम करते हैं, ठीक है, ये गवर्नमेंट के अंतर्गत होते हैं, और साथ ही साथ इनका कॉर्पस ऑफ फंड छोटा होता है, इसीलिए इनके ऊपर CRR की कंडीशन अप्लीकेबल नहीं होती है। और जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ये ऐसी संस्थाएं होती हैं जो बैंकिंग ऑपरेशन नहीं करती हैं। मतलब कि ये ऐसी संस्थाएं होती हैं जो कि बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड नहीं करती हैं, और ये पब्लिक से डिपॉजिट भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो फिर ये NBFCs करते क्या हैं, तो लाइक जो भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, लाइक LIC इज़ ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। उसी तरह से जितनी भी डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं या जो भी इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं या इन्वेस्टमेंट फर्म्स या कंपनीज हैं, ठीक है, तो ये पब्लिक से डिपॉजिट नहीं लेती हैं। ये पब्लिक को कोई पॉलिसी बेचते हैं, पॉलिसी के तहत ये प्रीमियम लेते हैं, ओके। तो जो भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, इन्वेस्टमेंट जो भी बैंक्स हैं, ठीक है, वेंचर कैपिटल कंपनीज या बैंक्स हैं,
ये बेसिकली एनबीएफसीज के अंदर आती हैं, ठीक है। तो चूंकि ये बैंकिंग ऑपरेशन, बैंकिंग सर्विस नहीं कर रही हैं, दे आर नॉट बैंक, ये पब्लिक डिपॉजिट नहीं ले रही हैं, इसीलिए इनके ऊपर भी सीआरआर की कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। तो आरआरबी और एनबीएफसीज ये सीआरआर के परव्यू के बाहर होते हैं, तो इनके ऊपर सीआरआर अप्लीकेबल नहीं होता है। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात जो मैं यहाँ बताना भूल गया था वो ये है कि बैंक्स अपने टोटल पब्लिक डिपॉजिट का जितना भी परसेंट आरबीआई सीआरआर फिक्स करता है उतना परसेंट आरबीआई के पास वो कैश पे रखते हैं। बट ये जो कैश आरबीआई के पास होता है, आरबीआई इस कैश पे कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करता है। आरबीआई पे नो इंटरेस्ट ऑन इट। तो देखिए सीआरआर के बराबर उतना सारा, मतलब सीआरआर जितना परसेंट होगा उतना परसेंट टोटल पब्लिक डिपॉजिट बैंकों का आरबीआई के पास पड़ा होता है कैश में, जिस पे बैंकों को कुछ नहीं मिलता है, नो इंटरेस्ट, नो रिटर्न। तो कह लीजिए कि वो प्योरली एक तो वो लाइबिलिटी है, प्लस बैंक को अपने डिपॉजिटर को उन अमाउंट पे इंटरेस्ट तो देना ही है। तो बैंक इज पेइंग इंटरेस्ट टू इट्स डिपॉजिटर बट बैंक इज नॉट रिसीविंग एनीथिंग ऑन सीआरआर। तो जब इस सीआरआर की वैल्यू बढ़ती है तो बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी डायरेक्टली हिट होती है। तो जब मैं आपको यहाँ बता रहा था, एक तो सीआरआर बढ़ने से डायरेक्टली जो मनी मल्टीप्लायर है ये अपने फार्मूला 1/, रिजर्व रेशियो की वजह से आर बढ़ जाएगा तो एम कम तो मनी सप्लाई, ये तो मैथमेटिकल है कि बैंकों की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी घट जाती है। इसके अलावा समझिए जब भी सीआरआर बढ़ता है तो बैंकों की फंड अवेलेबिलिटी क्या होती है, घट जाती है। बैंकों की सिर्फ फंड अवेलेबिलिटी ही नहीं घटती है, आप ये भी समझ सकते हैं कि जितना परसेंट सीआरआर था उसके बराबर का जो फंड आरबीआई के पास कैश में है, इस फंड पे उनको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलना है, पर इस फंड पे बैंक तो डिपॉजिटर को इंटरेस्ट देगी। यानी ये क्या है, बैंक के लिए प्योरली लाइबिलिटी है, इन पे कोई अर्निंग नहीं हो रही है। तो एक तो बैंक का फंड कम हो गया, प्लस इस फंड पे बैंक लोगों को इंटरेस्ट दे रही है पर कुछ नहीं अर्न कर रही है। ये दोनों ही कारण होते हैं कि बैंक चार्जेस मोर इंटरेस्ट। तो जब भी सीआरआर बढ़ता है तो बैंक ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करती है, बिकॉज एक तरफ फंड अवेलेबिलिटी कम हुई है, दूसरी तरफ सीआरआर जो उन्होंने जमा कर रखा है उस पर कुछ मिलता नहीं है, जबकि देना और है डिपॉजिटर को। तो इसीलिए इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, तो जो भी फर्म्स या बारोवर्स हैं वो लोन लेने से कतराते हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि आरआरबीज और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या कंपनीज सीआरआर के परव्यू से बाहर होती हैं, और दोनों के लिए मैंने रीज़न बता दिया। अब आ जाते हैं एसएलआर पे। तो मैं कहाँ था, ओके एसएलआर। तो एसएलआर क्या है, इट इज़ द परसेंटेज ऑफ टोटल पब्लिक डिपॉजिट दैट इज एनडीटीएल विच बैंक्स हैव टू कीप विद देमसेल्फ ऑल द टाइम इन स्पेसिफाइड लिक्विड एसेट। सब कुछ वही है जैसा सीआरआर है कि जितना परसेंट सीआरआर होगा उतना परसेंट टोटल पब्लिक डिपॉजिट का बैंकों को आरबीआई के पास कैश में रखना होता है। सेम एसएलआर भी होता है, फ़र्क बस इतना है कि एसएलआर जितना परसेंट होता है उतना परसेंट टोटल पब्लिक डिपॉजिट का बैंकों को खुद अपने पास रखना होता है स्पेसिफाइड लिक्विड एसेट के फॉर्म में। यानी एसएलआर जितना परसेंट होगा उतना परसेंट पब्लिक डिपॉजिट बैंक अपने पास रखेंगे लिक्विड एसेट में। और ये लिक्विड एसेट क्या हो सकता है, पहला तो हो सकता है कैश, दूसरा हो सकता है गोल्ड, और तीसरा होगा जीसेक, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब आप देखिए ये तीनों, कैश तो 100% लिक्विड है, गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर नियरली 100% लिक्विड, बिकॉज कैश तो प्योरली इट्स लाइक 100%। बट अगर मान लीजिए कि कोई बैंक है उसने जो एसएलआर में जितना कैश रखा था, मान लीजिए उसका कैश एग्जॉस्ट हो जाता है, तो वो गोल्ड बेचकर अपना जो भी विड्रॉवल डिमांड है वो फुलफ़िल कर देगा, या फिर वो अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी किसी और बैंक को बेचकर वहाँ से कैश अर्न करके वो अपने विड्रॉवल डिमांड को फुलफ़िल कर देगा। तो सवाल है कि
एसएलआर क्यों मेंटेन करना होता है? देखिए, सीआरआर का ऑब्जेक्टिव था बैंकों को फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान बचाना बैंकरप्ट होने से, और एसएलआर जो है ये फर्स्ट सेफ्टी विंडो होती है, ठीक है। यानी कि अगर बैंक एसएलआर के बराबर जितना एसएलआर है उतना परसेंट पब्लिक डिपॉजिट का अपने पास लिक्विड एसेट में रखेंगे, तो जो भी डिपॉजिटर हैं अगर वो आते हैं बैंक में विड्रॉवल डिमांड क्रिएट करते हैं, तो बैंक उन सारे डिमांड को फुलफिल कर सकती है, ठीक है। और अब देखिए कि अगर बैंक एसएलआर कैश के फॉर्म में मेंटेन करेंगे तो बैंकों को इस पर कोई रिटर्न नहीं मिलेगा, यानी कि आप कह सकते हैं नो इंटरेस्ट या नो गेन। यानी अगर बैंक अपना एसएलआर कैश में मेंटेन करे तो कोई फ़ायदा नहीं, अगर वो गोल्ड में मेंटेन करते हैं तो गोल्ड पे उनको कैपिटल गेन होता है, ओके। और अगर वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखते हैं तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे उनको क्या मिलता है? इंटरेस्ट। अभी जो मैंने आपको बताया था कि ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत होता क्या है, आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को फाइनेंशियल मार्केट में फ्लोट करती है। जो भी प्राइवेट गवर्नमेंट कंपनीज हैं, बैंक हैं, ये लोग जीसैक खरीद सकती हैं, ठीक है, बैंक्स, स्पेशली बैंक्स। और जो भी हाईएस्ट बिडर होता है उस प्राइस पे वो खरीदता है, वो बॉन्ड प्राइस होती है, और बॉन्ड प्राइस और जीसैक की वैल्यू का जो डिफरेंस होता है वही उसकी बॉन्ड यील्ड या इंटरेस्ट होती है। तो जीसैक क्या है, उस पर बैंक को इंटरेस्ट मिलेगा, गोल्ड पे कैपिटल गेन, और कैश पे कुछ नहीं मिलना है। और एसएलआर अगर मैं अभी प्रेजेंट डे की बात करूं तो वर्तमान में, अगर मैं प्रेजेंट टाइम की बात करूं तो वर्तमान में एज ऑफ जून 2023 जो एसएलआर है ये कितना है? 18%, ठीक है, ओके। तो एसएलआर कितना है? 18% है। यानी कि जो 18% मुझे लगता है मेरा दिमाग एग्जॉस्ट हो गया है, क्योंकि दिमाग काम नहीं कर रहा है। 18% ऑफ एनडीटीएल मतलब टोटल पब्लिक डिपॉजिट का 18% बैंक को कहाँ रखना होगा? अपने पास। किस फॉर्म में? आइदर इन फॉर्म ऑफ कैश और गोल्ड और जीसैक। 18% ऑफ एनडीटीएल बैंक्स हैव टू कीप with themselves, okay, with themselves, okay, in form of cash gold। तो सवाल है कि फिर बैंक्स अपना एसएलआर सबसे ज़्यादा किस में मेंटेन करती हैं? तो बैंक अपनी जो मैक्सिमम एसएलआर है उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में मेंटेन करती हैं, ठीक है। सो सब जो एसएलआर का मैक्सिमम पोर्शन है बैंक उसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में रखती हैं, देन गोल्ड, सबसे कम कैश रखते हैं। और जब भी मान लीजिए कि किसी बैंक में अचानक से किसी दिन ढेर सारे विड्रॉवल डिमांड्स आ गए, अगर उसका कैश खत्म हो जाता है तो बैंक्स जो हैं वो जो बैंक है वो अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्लेज कर देगी किसी दूसरे बैंक को, ठीक है, और उससे ओवरनाइट बेसिस पे या एक वीक या फोर्टनाइट बेसिस पे यानी 14 दिन के लिए लोन ले लेगी। तो इस तरह से वो अपना विड्रॉल डिमांड फुलफिल कर लेगा। तो जो मैक्सिमम पोर्शन बैंक्स मेंटेन करती हैं एसएलआर का वो जीसैक में, पर इस जीसैक पे एक कंडीशन होता है। कंडीशन ये होता है कि दीज गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बैंक के वो बैंक अपने एसएलआर में जितना गवर्नमेंट सिक्योरिटी काउंट रखता है उन गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, उन जीसैक को, इन जीसैक को बैंक आरबीआई से लोन लेते समय आरबीआई के सामने प्लेज नहीं कर सकता। यानी आप ऐसे समझिए, दीज, मैं ये पहले लिख देता हूँ, दीज गवर्नमेंट सिक्योरिटी कांट बी प्लेज्ड लग रहा है आज वाकई में दिमाग एग्जॉस्ट हो गया है।
दिस गवर्नमेंट सिक्योरिटी कैन नॉट बी प्लेस्ड एज collateral. These government security cannot be placed as collateral to RBI during borrowings except in case of MSF. ठीक है, देखिए होता क्या है, अगर मान लीजिए किसी बैंक के पास फ़ंड कम हो गया या कोई बैंक अपना फ़ंड बढ़ाना चाहता है, ठीक है, तो वो बैंक करता क्या है, वो अपनी उस बैंक के पास जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है उन गवर्नमेंट सिक्योरिटी को एज ए कोलेट्रल वो आरबीआई के पास प्लेज कर देता है और आरबीआई से वो वीकली मतलब एक सप्ताह के लिए या फोर्टनाइट बेसिस यानी 14 दिन के लिए, 21 दिन के लिए, 1 महीने के लिए वो आरबीआई से लोन लेता है। ठीक है, अगर रेपो ट्रांजैक्शन हो रहा है यानी कि बैंक आरबीआई से रेपो रेट पे लोन लेती है, रेपो रेट आरबीआई तय करती है, राइट। और तो रेपो रेट यानी जो भी रेपो रेट होगा उस इंटरेस्ट रेट पे बैंक आरबीआई से लोन लेती है और उस लोन के बदले वो क्या सिक्योरिटी प्लेज करती है, तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी एज ए कोलेट्रल रख देती है। जब बैंक लोन पीरियड पूरा होने पे जब भी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस जो भी रेपो रेट या पॉलिसी रेट है उतना इंटरेस्ट रेट जब बैंक आरबीआई को चुका देती तो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक को वापस कर देती है। तो देखिए बैंक जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी एसएलआर में काउंट कराते हैं उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को वो आरबीआई को प्लेज नहीं कर सकते एज ए कोलेट्रल ड्यूरिंग बारोइंग। सिर्फ एक केस में वो इसे प्लेज कर सकते हैं, वो है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एक ऐसा लोन फैसिलिटी है जहां पर बैंक्स एक दिन के लिए, ठीक है, ओवरनाइट बेसिस यानी एक दिन के लिए अपने एनडीटीएल के 2% तक का लोन ले सकती हैं और उस लोन लेने के लिए कोई बैंक अपने एसएलआर की गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी एज ए कोलेट्रल प्लेज कर सकती है बिकॉज वो एक दिन के लिए लोन होता है। तो सिर्फ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एक ऐसा कह लीजिए कि बारोइंग फैसिलिटी है बैंक का फ्रॉम आरबीआई जहां पे वो अपने एसएलआर के जीसे को एज ए कोलेट्रल प्लेज कर सकता है बिकॉज एमएसएफ के अंदर बैंक्स आरबीआई से ओवरनाइट बेसिस के लिए बारोइंग करते हैं एक दिन के लिए, राइट। तो ये तो एसएलआर के बारे में बात हो गई कि एसएलआर क्या है। इट इज़ द परसेंटेज ऑफ पब्लिक डिपॉजिट विच बैंक्स हैव टू कीप विद देमसेल्फ इन स्पेसिफाइड लिक्विड एसेट लाइक गोल्ड, कैश, जीसेक। और जो भी एसएलआर में जीसेक होते हैं उनको बैंक आरबीआई को एज ए कोलेट्रल प्लेज नहीं कर सकती ड्यूरिंग बारोइंग एक्सेप्ट इन केस ऑफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इतनी बातें हो गई। अब सवाल ये है कि आज की डेट में तो एसएलआर कितना है 18%, पर क्वेश्चन ये है कि आरबीआई कितना एसएलआर फिक्स कर सकती है। तो देखिए आरबीआई जो है, आरबीआई एसएलआर को जो भी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है ये 0 से 40% तक फिक्स कर सकती है। यानी अगर आरबीआई चाहे तो एसएलआर को 0 कर दे और चाहे तो मैक्सिमम 40% तक कर सकती है, ठीक है। तो आरबीआई के पास पावर है कि वो एसएलआर को 0 to 40% के रेंज में रख सकती है, फिलहाल में 18% है। अब सवाल आता है कि एसएलआर के पीछे आरबीआई के क्या मेन ऑब्जेक्टिव हैं। व्हाट एसएलआर, अगर ये रिज़र्व रेशियो आरबीआई ने बैंकों के लिए बनाया तो इसके पीछे ऑब्जेक्टिव। सो लेट्स अंडरस्टैंड objectives of RBI behind SLR। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होगा? टू कंट्रोल द मनी सप्लाई। सबसे पहली ऑब्जेक्टिव क्या होगी? टू कंट्रोल
टू कंट्रोल मनी सप्लाई। अब देखिए मनी सप्लाई कैसे कंट्रोल होगा, ठीक है, टू कंट्रोल मनी सप्लाई। देखिए मनी सप्लाई फिर से मैं लिख देता हूँ। मनी सप्लाई क्या होता है, बेस मनी इंटू मनी मल्टीप्लायर, और मनी मल्टीप्लायर क्या होता है 1/r, और ये r क्या होता है, r होता है CRR प्लस SLR के बराबर, ठीक है। अब आप देखिए अगर RBI SLR को बढ़ा देती है, अगर RBI SLR को बढ़ा देगी, यानी जब भी ये वैल्यू बढ़ेगी, जब भी SLR बढ़ जाएगी तो रिज़र्व रेशियो क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब भी रिज़र्व रेशियो बढ़ेगा तो ये जो मनी मल्टीप्लायर है ये कम हो जाएगा, और जब भी मनी मल्टीप्लायर कम होगा तो इकॉनमी में मनी सप्लाई कम हो जाएगी। तो हम ये भी कह सकते हैं, इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर RBI SLR की वैल्यू बढ़ाती है तो इससे जो बैंक्स हैं उनकी लेंडिंग कैपेसिटी या फिर क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी घट जाती है, यानी मनी मल्टीप्लायर घट जाता है। ये तो एक चीज़ हुआ। दूसरी बात देखिए, दूसरी बात सेम लाइक CRR, जब भी SLR बढ़ता है, यानी कि जितना अगर 18% SLR है, यानी कि टोटल पब्लिक डिपॉजिट का 18% तो बैंक का लॉक हो गया, इससे वो लोन नहीं दे सकती, यानी कि फंड्स अवेलेबल विद बैंक्स फॉर लेंडिंग, यानी बैंकों के पास जो फंड लेंडिंग के लिए अवेलेबल होता है वो कम हो जाता है। तो होगा क्या, अगर फंड्स कम हो जाएंगे तो बैंक क्या है, जो भी लोन दे रही है उस लोन पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज करेगी। जब भी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज करेगी तो फर्म्स क्या हैं, फर्म्स जो हैं या कंपनी जो हैं वो बारो नहीं करना चाहेंगी, यानी फर्म्स की जो बारोइंग है, फर्म्स के जो बारोइंग्स हैं वो घट जाएंगे, या कोई भी इंडिविजुअल जब उसे ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना होगा तो वो बारो नहीं करेगा। तो इस तरह से SLR। अब देखिए, और बाकी आप समझ लीजिए कि अगर SLR की वैल्यू बढ़ती है तो बैंकों की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी घट जाएगी, राइट, वो मैंने फार्मूला से बताया। और अगर मनी मल्टीप्लायर कम होता है तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी। और देखिए, और अगर मनी सप्लाई कम हो गई तो क्या होगा, इकॉनमी में लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। अगर परचेजिंग पावर कम होगी तो लोगों का एग्रीगेट डिमांड कम होगा। जब भी डिमांड कम होगा तो उससे क्या है, अगर डिमांड कम हो जाएगा तो प्राइसेस कम हो जाएंगे, और प्राइस कम हो जाएगा यानी जो भी इन्फ्लेशन लेवल है वो इन्फ्लेशन क्या है, रिड्यूस हो जाएगा। ओके, तो ये इस तरह से काम करता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो हो गया SLR के पीछे, टू कंट्रोल द मनी सप्लाई। और देखिए अगर इकोनॉमिक स्लो डाउन है या रिसेशन है, ठीक है, तो RBI इसी का उल्टा कर देगी कि जो SLR है इसकी वैल्यू कम कर देगी। तो अगर मान लीजिए RBI ने SLR को 12% कर दिया तो अब बैंक के पास ज़्यादा फंड होगा लोन देने के, तो लो इंटरेस्ट पे लोन देंगे। दूसरी बात है कि जब SLR कम होगा तो मनी मल्टीप्लायर कम होगा, तो बैंकों की लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो मनी सप्लाई बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, तो फिर प्राइसेस बढ़ेंगी, प्रोडक्शन होगा। साथ ही साथ जब भी मनी सप्लाई बढ़ेगा तो कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट, तो नई नई कंपनी, और जिन कंपनी ने एक्सपेंशन प्लान बनाया था एक्सपेंड करने का, जब उनको लोअर इंटरेस्ट रेट पे जब लोन्स मिलेगा और ज़्यादा लोन्स अवेलेबल होंगे तो फिर इकॉनमी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, तो पूरी इकॉनमी बूस्ट करेगी, राइट। तो ये एक ऑब्जेक्टिव हो गया SLR बनाने के लिए, टू कंट्रोल द मनी सप्लाई। दूसरा और जो मेन ऑब्जेक्टिव हम कह सकते हैं वो ये है कि टू मीट द
विड्रॉवल डिमांड्स ऑफ पब्लिक। देखिए, बैंक में पैसा पब्लिक का ही है, तो भाई पब्लिक को जब ज़रूरत होगी वो जाके अपना पैसा निकाल सकते हैं। अगर एसएलआर नहीं होगा तो बैंक ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लोन में दे देंगे, और अगर मान लीजिए फाइनेंशियल क्राइसिस होती है और सभी लोग बैंकों में जाकर पैसा लगे निकालने, ठीक है, मान लीजिए रिसेशन होता है, लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं या फिर लोगों को लगता है कि ठीक है अब उनको लोग जॉब खो देंगे, तो फिर भाई जाहिर सी बात है कि वो अपनी सेविंग्स यूज करेंगे, और जब लोग अपनी सेविंग्स लेने बैंक जाएंगे और ढेर सारे लोग चले जाएंगे, और फिर अगर एक मार्केट में या इकॉनमी में ऐसा स्पेकुलेशन हो गया कि इकोनॉमिक क्राइसिस इतनी बुरी है कि बैंक्स की भी हालत ख़राब होने वाली है, तो अगर ऐसा स्पेकुलेशन बनता है तो फिर जो जेन्युइन लोग अपनी जो जेन्युइन लोग पैसा निकालने गए थे उनके साथ साथ बाकी लोग बिकॉज ऑफ दैट स्पेकुलेशन पहुंच जाएंगे, और फिर सारे बैंकों पे दबाव आएगा, उनका पैसा तो लोन में फंसा है, तो फिर वो अपना डिमांड फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे और एक दूसरे को लोन नहीं दे पाएंगे, तो वहाँ पे फिर बैंक डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। और जब अगर बैंक अपनी लाइबिलिटी नहीं पूरा कर सकती, भाई पब्लिक का पैसा है तो बैंक की लाइबिलिटी है, या बैंक ओ दैट मनी टू रीपे टू द पब्लिक, तो अगर जो भी वो पब्लिक को ओ करते हैं या फिर जो उनकी लाइबिलिटी अगर वो पूरा नहीं करेंगे तो उनको अपनी बैंक्रप्सी फाइल करनी पड़ेगी। लेकिन अगर एसएलआर होगा तो वो बिल्कुल अपना विड्रॉवल डिमांड पूरा कर सकते हैं, टू मीट द विड्रॉवल डिमांड ऑफ पब्लिक। ओके, और इससे क्या है कि फाइनेंशियल सेक्टर प्रोटेक्ट रहता है। और देखिए एसएलआर जो होता है ये हमेशा पहला विंडो होता है, पहला सेफ्टी विंडो होता है, सीआरआर उसके पीछे होता है। यानी मान लीजिए अगर देश में ऐसी स्थिति बन जाती है, इतना बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आता है कि बैंकों का एसएलआर एग्जॉस्ट होने लगता है, तो फिर उस स्थिति को संभाला जा सकता है सीआरआर को इन्फ्यूज करके। ओके, और फिर धीरे धीरे बाकी लोन के रिपेमेंट होते रहेंगे, फिर इकॉनमी मतलब चल देगी, और अगर ज़रूरत पड़े थोड़ा बहुत गवर्नमेंट बेल आउट कर देगी। तो एसएलआर होता है पब्लिक विड्रॉवल डिमांड को फुलफ़िल करने की पहली सेफ्टी विंडो, ताकि बैंकों को बैंक्रप्सी से बचाया जाए। पहली सेफ्टी विंडो होती है, उसके बाद दूसरी सेफ्टी विंडो होती है सीआरआर। तो ये दूसरा ऑब्जेक्टिव हो गया। लेट्स अंडरस्टैंड द थर्ड ऑब्जेक्टिव। एसएलआर के पीछे तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वो ये होता है एसएलआर compels banks to give loans to government। देखिए मैंने आपको बताया कि भाई बैंकों को 18% एसएलआर लिक्विड एसेट में यानी कैश, गोल्ड या जीसेक, तो भाई सबसे ज़्यादा एसएलआर बैंक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में रखती हैं। ओके, तो अगर बैंकों को 18% एसएलआर मेंटेन करना है और ज़्यादा सभी बैंक सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखती हैं एसएलआर में, तो जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी की डिमांड बढ़ेगी मार्केट में, तो एसएलआर की वजह से गवर्नमेंट सिक्योरिटी की डिमांड बढ़ती है। तो जब भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी की डिमांड बढ़ती है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के प्राइसेस आप ऐसे समझ लो कि बिकॉज ऑफ एसएलआर जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का जो डिमांड है, डिमांड मार्केट में बढ़ता है। जब भी डिमांड बढ़ेगा तो जो भी सिक्योरिटी है उसकी जो बॉन्ड प्राइस है, बॉन्ड प्राइस बढ़ेगी। जब भी बॉन्ड प्राइस बढ़ती है तो बैंकों को जो बॉन्ड यील्ड है, बॉन्ड यील्ड या फिर जो इंटरेस्ट रेट मिलना है वो घट जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, ठीक है, ये एक जीसेक है, 100 रुपये का है, ठीक है, और अगर ढेर सारे बैंकों ने डिमांड किया तो मान लीजिए पीएनबी ने बोला कि मैं इस जीसेक को 96 रुपीज़ में ख़रीदूँगा,
तो फिर बॉन्ड यील्ड क्या होगा, बॉन्ड यील्ड BY, बॉन्ड यील्ड या फिर इंटरेस्ट रेट जो PNB अर्न करेगी वो 4 रुपये का होगा। और मान लीजिए इसकी मैच्योरिटी पीरियड 1 साल है, तो 1 साल बाद 100 रुपये पे PNB को सिर्फ 4 रुपये मिलेगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी के SLR की वजह से डिमांड नहीं होती तो हो सकता है कि इसकी हाईएस्ट बिड 92 रुपीज़ होती, तो बैंक को 8 रुपये का मुनाफा होता। तो SLR जो है ये पुश करता है बैंकों को कि वो गवर्नमेंट को लोन दें। गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदने का मतलब ही है गवर्नमेंट को लोन देना, और यहाँ गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है। गवर्नमेंट को एक तो लोन भी मिलता है अपने सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर के लिए, साथ ही साथ गवर्नमेंट को जो भी अपना GSEC है उसका ज़्यादा से ज़्यादा लोन मिलता है, यानी गवर्नमेंट को कम इंटरेस्ट देना पड़ता है बिकॉज ऑफ द हाई डिमांड ऑफ GSEC बिकॉज ऑफ SLR। तो ये तीसरी बात हो गई। अब चौथी बात समझते हैं। चौथा रीज़न क्या है, SLR क्रिएट्स सेकेंडरी मार्केट फॉर GSEC। आई थिंक कितना हुआ था, विच नंबर वाज दिस, थर्ड था ना, ओके। तो फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, फोर्थ पॉइंट हो जाएगा SLR क्रिएट्स सेकेंडरी मार्केट फॉर GSEC। तो देखिए होता क्या है, मान लीजिए यहाँ पर है ये बैंक A और यहाँ है बैंक B। मान लीजिए बैंक A में किसी दिन ढेर सारा विड्रॉवल डिमांड आया और बैंक ने काफ़ी सारा विड्रॉवल डिमांड पूरा किया और इस बैंक का SLR अब 18% से नीचे आ गया। तो ये बैंक करेगी क्या, ये बैंक अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक B को एज ए कोलेट्रल प्लेज कर देगी और बैंक B क्या है, इसको लोन दे देगा। ठीक है, ओके। और ये जो लोन है ये ओके इसमें थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दिया। देखिए लेट्स रिवाइज दिस एग्जांपल वंस अगेन। यहाँ पे बैंक A है और यहाँ बैंक B है। मान लीजिए, देखिए मैंने कहा था ना कि SLR या तो कैश या गोल्ड या GSEC। अगर पब्लिक बैंक A में आकर अपना पैसा निकालेगी तो भाई बैंक उसको गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो नहीं देगा, उसको कैश देगा। मान लीजिए बैंक A में किसी दिन बहुत ज़्यादा विड्रॉवल डिमांड आ गया और अब बैंक A के पास जितना कैश था, कैश अगर वो एग्जॉस्ट हो गया, नियरली एग्जॉस्ट होने वाला है, यानी अब बैंक A जो है इसके पास कैश नहीं है। तो अगर बैंक A को कैश चाहिए ताकि वो और विड्रॉल फुलफ़िल कर सके तो बैंक A लोन लेगा बैंक B से। तो अगर बैंक B बैंक A को कैश का लोन देता है और ये लोन ओवरनाइट बेसिस पे, यानी एक दिन के लिए हो सकता है, एक सप्ताह 1 वीक के लिए, फोर्टनाइट बेसिस 14 दिन के लिए, 21 दिन, 1 महीने। ठीक है, यूजुअली ये जो लोन होता है ये 1 और 2 दिन के लिए होता है, यूजुअली ओवरनाइट बेसिस पे होता है। तो बैंक A अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी B को प्लेज कर देगी। ठीक है, ये अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्लेज कर देगी। बैंक A अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी B को प्लेज करेगी एज ए कोलेट्रल और B इसको लोन दे देगा। और ये लोन जिस भी इंटरेस्ट रेट पे होगा, बैंक A जब बैंक B को उसका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट जब चुका देगी तो B उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापस कर देगा। तो देखिए हो क्या रहा है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी, यहाँ तो सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्लेज हुई है। ठीक है, इस कंडीशन में गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्लेज हुई है। तो ये कंडीशन नंबर 1 हो गया जब बैंक को कैश लोन चाहिए था। कंडीशन नंबर 2 देखिए, यहाँ पर मान लीजिए बैंक A है और वापस से यहाँ पे बैंक B है। लेट मी सेलेक्ट ब्लू। बैंक A है और बैंक B है। ठीक है, मान लीजिए कि बैंक A को अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी
का जो डिपॉजिट मतलब जो इनके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी का जो अमाउंट है उसको बढ़ाना है। तो अगर मान लीजिए बैंक ए जो है, बैंक ए अगर बैंक बी से गवर्नमेंट सिक्योरिटी ख़रीदती है जीसैक, यानी अगर ये बैंक ए चाहती है कि भाई देखो मुझे गोल्ड डिपॉजिट अपना कम करना है और गवर्नमेंट सिक्योरिटी के एसएलआर में डिपॉजिट बढ़ाना है, तो बैंक ए जीसैक खरीदेगी। तो बैंक ए बी को क्या देगी बदले में? बदले में जाहिर सी बात है उसको पैसा देगी, ठीक है, पैसा देगी। तो मान लीजिए बैंक बी ने अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी को ख़रीदा था 100 रुपये की सिक्योरिटी को, मान लीजिए बैंक बी ने ख़रीदा था 96 में, ठीक है। तो अब बी ए को कितना में बेचेगा? ऑब्वियसली महंगा बेचेगा, ठीक है, क्योंकि अगर इसने 96 में ख़रीदा तो इसको कम से कम 98 रुपये में बेचेगा। तो इसको बैंक बी को 2 रुपये का फ़ायदा होगा। और ये बैंक ए क्या है, ये मैच्योरिटी पे सरकार से कितना पाएगा? 100 रुपये। तो बैंक ए को 2 रुपये मिलेगा। यानी होता क्या है, मैं एग्जांपल दिया, यानी कि बिकॉज ऑफ एसएलआर बैंक अपना एसएलआर मेंटेन करने के लिए एक दूसरे से गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदते रहते हैं। विड्रॉवल डिमांड फुलफिल करने के लिए जीसैक को एक दूसरे को प्लेज करके लोन लेते हैं ओवरनाइट बेसिस या वीकली बेसिस पे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पर कई बार बैंक्स अपनी एसएलआर को गवर्नमेंट सिक्योरिटी में बढ़ाने के लिए एक दूसरे से गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदते बेचते भी रहते हैं। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी की पहली सेल परचेज मार्केट कौन है? ओपन मार्केट ऑपरेशन। यानी जब आरबीआई ने ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू पहली बार जीसैक को फाइनेंशियल मार्केट में फ्लोट किया तो वो उसकी प्राइमरी मार्केट थी। लेकिन एक बार बैंकों ने जीसैक खरीद लिया और उस एक बार के बाद अगर वो बैंक किसी को दोबारा उस जीसैक को बेचती है तो वो सेकेंडरी मार्केट हो गया। तो प्राइमरी मार्केट ओपन मार्केट ऑपरेशन है और जो इंटर बैंक बाइंग एंड सेलिंग ऑफ जीसैक है वो सेकेंडरी मार्केट ऑफ जीसैक है, ठीक है। तो आई थिंक इतनी सारी बातें हो गई। तो देखिए एसएलआर के क्या ऑब्जेक्टिव थे। पहला था टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी by controlling the credit creation capacity of bank or by reducing the funds availability for lending। दूसरा है to meet the withdrawal demand of public, okay, in order to protect the bank from bankruptcy। SLR compels bank to give loans to government, ठीक है। और फिर SLR create secondary market for GSEC। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखिए 2019 में नचिकेत मोर कमेटी ने एसएलआर को लेकर क्या रिकमेंडेशंस दिए थे। तो नचिकेत मोर कमेटी का कहना था कि जो एसएलआर है ये बैंकों के ऊपर एक अननेसेसरी बर्डन है। बिकॉज ऑफ एसएलआर बैंकों को मजबूरन लो यील्डिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो उनका कहना था कि एसएलआर को रिमूव कर देना चाहिए, या तो एसएलआर को सब्सटेंशली कम कर दें या हम एसएलआर को रिमूव कर दें। तो अगर एसएलआर को रिमूव कर देंगे तो इससे होगा क्या कि एक तो बैंकों को अपने फंड को लो यील्डिंग या लो रिटर्न गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, और दूसरा बिकॉज ऑफ एसएलआर जो कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट है ये नहीं बढ़ रहा है। क्योंकि भाई एसएलआर में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मतलब कैश, गोल्ड या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो बिकॉज ऑफ दिस गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो कॉरपोरेट बॉन्ड्स हैं जिन पे बैंकों को ज़्यादा बॉन्ड यील्ड या ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है वो नहीं बढ़ पा रहा है, राइट। तो पहला है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी आर लो यील्डिंग, सो इट इज़ अ पुअर इन्वेस्टमेंट फॉर बैंक। सेकेंड, इट डीमोटिवेट्स और इट स्टॉप्स द कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट फ्रॉम ग्रोइंग। तो ये दो इसके ड्रॉबैक हैं। और बाकी तो नचिकेत मोर कमेटी की जो सजेशन थी 2019 में वो आरबीआई ने एक्सेप्ट नहीं किया। बिकॉज 2018 में एसएलआर वाज 19.5% और आज की डेट में एसएलआर कम हुआ है बट इट इज़ स्टिल 18%, ओके। और मेरे हिसाब से आरबीआई एसएलआर को नहीं हटाएगी बिकॉज एसएलआर क्या है, पहली सेफ्टी विंडो है, ठीक है। ये फाइनेंशियल सेक्टर को स्टेबल रखता है, ठीक है। और दूसरी बात है कि गवर्नमेंट के जो बारोइंग्स हैं, चूँकि
गवर्नमेंट की बोरोइंग्स आरबीआई फैसिलिटेट करती है, तो बिकॉज ऑफ एसएलआर गवर्नमेंट बोरोइंग्स बहुत ईजिली और प्रॉफिटेबल होते हैं। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो इस लेक्चर से हमने मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ना शुरू किया था। एक मैंने रिकैप कराया था कि क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, दो तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में रिजर्व रेशियो, इंटरेस्ट रेट्स और ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्वालिटेटिव में प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। अगर क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो ये हमारे इकोनॉमी में ओवरऑल मनी सप्लाई को घटाने बढ़ाने का काम करती हैं, जबकि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग स्पेसिफिक सेक्टर में मनी सप्लाई को रेगुलेट करती है। अब देखिए, बाकी मैंने कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी बताया आपको, उसके पीछे के कारण बताएं, और मैंने बताया कि जब भी आरबीआई अपने इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स की वैल्यू बढ़ा देती है तो उस मॉनेटरी पॉलिसी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, जहां मनी सप्लाई कम होती है। और अगर इन सीआरआर, एसएलआर और बाकी इंटरेस्ट रेट की वैल्यू कम होगी तो फिर मनी सप्लाई बढ़ती है, बिकॉज बैंकों की लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ती है, इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है तो बैंकों के पास फंड भी ज़्यादा होता है और लो इंटरेस्ट पे वो लोन देते हैं। सीआरआर मैंने आपको बताया। और ओके, आज की डेट में बैंक सीआरआर को 0 से 100% कर सकती हैं। सीआरआर का जो मेन पर्पज है, टू प्रोटेक्ट द फाइनेंशियल सेक्टर फ्रॉम क्रैशिंग, ओके, या टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स, ओके। और सीआरआर देखिए, सीआरआर जो है वो बैंकों की लेंडिंग कैपेसिटी को कंट्रोल करता है डायरेक्टली बिकॉज ऑफ मनी मल्टीप्लायर, और बैंकों के फंड अवेलेबिलिटी को भी कंट्रोल करता है। साथ ही साथ सीआरआर पे आरबीआई कोई इंटरेस्ट रेट नहीं पे करता है, और सीआरआर के परव्यू के बाहर रीजनल रूरल बैंक्स और एनबीएफसीज आती हैं, ओके। उन्हें कोई सीआरआर मेंटेन नहीं करना होता आरबीआई के साथ, राइट। तो सीआरआर जो है ये सबसे खराब फंड होती है बैंकों के लिए, बिकॉज सीआरआर पे लिटरली बैंकों को कुछ नहीं मिलता है, ना कोई रिटर्न है, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है, और उतना फंड इनका लॉक रहता है ऑलवेज 4%, 4.5% ऑफ एनडीटीएल। एसएलआर क्या है, 18% ऑफ टोटल पब्लिक डिपॉजिट या एनडीटीएल, और ये बैंक को अपने पास रखना होगा लिक्विड एसेट में। और ज़्यादातर चीज़ें गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में होती हैं, पर ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक आरबीआई से लोन लेते समय एज ए कोलेटरल प्लेज नहीं कर सकती, एक्सेप्ट मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के केस को छोड़ के। बाकी एसएलआर आज के डेट में 18% है, पर आरबीआई से 0 से 40% कुछ भी कर सकती है। ऑब्जेक्टिव बिहाइंड एसएलआर तो मैंने अभी बताया, राइट। तो ये सारी बातें, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। लेट्स फिनिश इट हियर, और अगले लेक्चर में हम डिटेल में समझेंगे रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। सो फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। और एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, एक फाइनल बात कि सीआरआर और एसएलआर की वजह से टोटल बैंक का कितना फंड लॉक हो गया। तो सीआरआर कितना है 4.5%, एसएलआर कितना है 18%, तो टोटल 22.5% बैंक का ऐसा फंड होता है जो लोन में कन्वर्ट नहीं हो सकता, और इसी को रिजर्व रेशियो बोलते हैं। और इन्हीं दोनों रेशियो से मनी मल्टीप्लायर बनता है जो बैंकों की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी को डिसाइड करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। थैंक यू सो मच।